मोकामा में वोटिंग से पहले माहौल गर्म है। मोकामा से चुनावी ताल ठोक रहे अनंत सिंह वोटिंग से पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। गिरफ्तारी के बाद कल जेल में अनंत सिंह की पहली रात बीती। अनंत सिंह को बेऊर जेल में सुरक्षा वार्ड में रखा गया है। आज उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। जेल सूत्रों के मुताबिक अनंत सिंह देर रात तक वार्ड में टहलते रहे। अनंत सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और अब वो जेल में ही रहकर चुनाव लड़ेंगे। उनके समर्थक उनके लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें, अनंत सिंह के खिलाफ कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि किसी भी मामले में अब तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन 30 अक्टूबर को हुई दुलारचंद यादव की हत्या में सीधे अनंत सिंह का नाम आया, जिसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और अब वो सलाखों के पीछे हैं। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। बाहुबली अनंत सिंह की कथाएं तो बड़ी अनंत हैं। 3 महीने के लिए बाहर हुए, खूब प्रचार भी किया और अंततः फिर उसी जेल पहुंच गए जहां से वो निकले थे। जी हाँ, अनंत सिंह के साथ लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। अभी 3 महीने पहले ही वो जेल से बाहर आए थे और इससे पहले कई चुनाव भी वो जेल में रहकर जीते हैं। 2015 का चुनाव, उस समय भी एक पुट्टूस हत्याकांड काफ़ी चर्चे में आया था और उस समय जेल में रहकर चुनाव जीता था। फिर 2022 में जब उनकी पत्नी उपचुनाव लड़ रही थी, उस समय ही जेल में भी थे। तो जाहिर है अनंत सिंह के लिए ये कोई नई बात नहीं है और जेल में रहकर भी वो चुनाव जीतते आए हैं। इस मामले में जब वो जेल में है तो जेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेल के अंदर जो पहली रात उनकी बीती है, काफ़ी बेचैनी भरी रात है और उनको एक स्पेशल वार्ड में रखा गया है। रोटी सब्जी खाने को दी गई, ये जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से। और अब जहां चुनाव प्रचार की जहां तक बात है, चूंकि जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था उस समय भी उन्होंने, जो पुलिस अधिकारी आए थे, उनसे यही कहा था कि आखिर ये चुनाव फिर क्या होगा मेरा, कैसे हम वहां लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे। तो ये चिंता जाहिर उनके मन में है। लेकिन ललन सिंह चूंकि इसी इलाके से सांसद हैं जहां से मोकामा का विधानसभा क्षेत्र आता है, तो अब ललन सिंह ने चुनाव प्रचार की कमान वहां संभाली है। तो अब जाहिर है मोकामा की जो लड़ाई है वो दिलचस्प होगी और जो हत्याकांड, दुलारचंद हत्याकांड है, उसका असर जो है वो वोटिंग के दिन जरूर देखने को मिलेगा। जो जातीय गोलबंदी है, जो जातीय समीकरण है, उसमें काफ़ी तेज़ी से जो है फेरबदल वहाँ नज़र आ रहा है। तो अब जबकि अनंत सिंह जेल में एक बार फिर हैं, जेल से रहते वो चुनाव में होंगे, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मोकामा की जो लड़ाई है वो कैसी होती है। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के खत्म होने में अब केवल 2 दिन का वक्त बाकी है और कल शाम 5 बजे तक ही पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद बिहार में प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी आज कोसी सीमांचल के रण में उतरने वाले हैं। सहरसा और कटिहार में उनकी जनसभा होने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें अमित शाह की भी, तो वो भी आज प्रचार में रहेंगे। 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरभंगा में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता।
इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो तीन इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये तीन बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय, क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहनों और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी, 76 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे, बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, एक केवटी विधानसभा क्षेत्र आपने देखा होगा, यहां पर से अशोक यादव विधायक रहे हो या फिर आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुरारी मोहन झा वर्तमान विधायक के रूप में, अब यहां कोई भी दंगा नहीं है, कोई नरसंहार नहीं है, कोई अराजकता नहीं है। अब तो हमारी मिथिला भी चंगा है, विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ने का काम कर रही है। और फिर भला क्यों नहीं विकास होगा, क्यों नहीं खुशहाली होगी? ये धरा तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, ये धरती इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी पवित्र धरती है। ये धरती, यहां पर हम लोग जब मैथिल कवि कोकिल विद्यापति की बात सुनते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से इस धरा का स्मरण हो आता है। बहनों और भाइयों, महाराज कामेश्वर सिंह, जिनके शासन में संगीत, शिक्षा, कला और संस्कृत विद्या के प्रचार प्रसार के लिए कार्य हुआ, ये धरती उनकी पावन धरा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो एक विशिष्ट विधा है, दरभंगा घराना, ध्रुपद शैली, इसका जन्म भी इसी दरभंगा में हुआ है। और यही नहीं, मैथिली भोजपुरी संस्कृति के छठ पर्व को पहचान दिलाने वाली, पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा की धरती है। और यही नहीं बहनों और भाइयों, यहां की मैथिली भाषा अटल जी के समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई। मधुबनी पेंटिंग और मिथिला की पारंपरिक संस्कृति यह आज पूरे भारत को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं,
भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसी दरभंगा में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और ऐसी पावन धरा पर आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, याद करना, जब भी आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है, यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है। लेकिन अब हम अपने बिहार में इस प्रकार की अराजकता को फिर कभी नहीं आने देंगे और इसके लिए मैं मिथिला के वासियों का आह्वान करने के लिए आया हूं, अयोध्या का संदेशा लेकर के आया हूं और संदेशा यही है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आनी चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बने। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे ही कहने के लिए आया हूं, यही अंतर है आरजेडी और कांग्रेस में और एनडीए में। एनडीए सुशासन की बात करती है और करके दिखाती है, एनडीए विकास का कार्य करती है, एनडीए विरासत का सम्मान करती है, एनडीए बहन बेटियों की सुरक्षा, नौजवान के लिए रोजगार, किसान के लिए सम्मान निधि, श्रमिकों के सम्मान का कार्य और उनके स्किल डेवलपमेंट का कार्य करती है। तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग अपहरण को उद्योग बनाते हैं, पेशेवर माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं और इसीलिए तो इन पेशेवर माफियाओं को उपचार हम लोगों ने निकाला है उत्तर प्रदेश में इनकी छाती में बुलडोजर चला करके। आज उत्तर प्रदेश माफिया विहीन हो चुका है, आज उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में न दंगा है और न ही कोई अपराध। यूपी में अब सब है चंगा, यूपी में कोई समस्या नहीं, पर्व और त्योहार के पहले कोई दंगा नहीं होता है, क्योंकि दंगाई को मालूम है दंगा करेगा तो जो उसने लूटा है वह तो जाएगा ही जाएगा, अगर खानदान ने कहीं से कुछ कमाया है वह भी सब जाएगा और गरीबों के लिए फिर आवास बना करके सरकार उन गरीबों को देने का काम कर देगी। बहनों और भाइयों, यहां पर आप फिर से एनडीए के प्रत्याशी श्री मदन मुरारी झा को विजयी बनाइए। किसी भी ऐसे तत्व को मत घुसने दीजिए जो घुसपैठियों को प्रश्रय दे, अराजकता को जन्म दे, पर्व और त्योहारों में मिथिला की संस्कृति को अपमानित करने का काम करे, पर्व और त्योहारों के पहले दंगा कराने का काम करे। जो विकास में बैरियर है उसको पनपने नहीं देना है और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा,
एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजेंगे, विजयी बना के भेजेंगे। मुरारी मोहन झा विजयी बनकर के जाएंगे। अशोक जी आप भी आइए, है ना दोनों लोग? माला आप पहनाइए, पहनाई। हाँ, पहनो। यहां के सांसद विजयी माला पहना रहे हैं आपकी तरफ से। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर जहां तक मेरे आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दीजिए मुरारी मोहन झा को। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सड़क के उस पार भी इस पार भी, इस सड़क में भी जितने लोग खड़े हैं, आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, दोनों हाथ ला करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दीजिए। इधर भी सारे लोग जितने भी हैं, सभी लोग, कि बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। न बटेंगे और न कटेंगे। हम तो एनडीए को विजयी बना करके बिहार को समृद्ध बनाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली आप सुन रहे थे। हिंदू बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक बार फिर से ये बटेंगे कटेंगे उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार तक ये नारा पहुंच रहा है। अब इसका असर कितना होता है, इस पर थोड़ा गौर करना होगा। और जो उन्होंने अपनी इस भाषण में पप्पू, अप्पू, टप्पू इस तरीके की भाषा का भी प्रयोग किया, ये मानकर चलिए विरोधियों की तरफ से भी इस पर जबरदस्त पलटवार होगा। तो दरभंगा में इस चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा, अयोध्या का संदेश मैं मिथिला तक लेकर आया हूं। अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती है तो मिथिला मां जानकी की धरती। तो वहीं तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के कट्टे वाले बयान पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री गुजरात में फैक्ट्री की बात करते हैं और बिहार में आकर कट्टे की। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। आइए अब कुछ और बड़ी खबरें आपको बता दें। बड़ी खबर आगरा से। आगरा में बैरिकेडिंग खोलने को लेकर बाइक सवारों और मेट्रो कर्मचारियों में लात घूंसे चल गए। सड़क पर दौड़ा कर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां भांजी, डंडों से पीटा। ये बवाल बहुत देर तक चलता रहा। बताया जा रहा है कि मेट्रो कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग लगाई थी, जिससे कुछ लोग विरोध कर रहे थे। कर्मचारियों ने युवकों को दूसरी तरफ से जाने के लिए कहा। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट भी शुरू हो गई। अभी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से आ रही है। पुलिस ने एक मदरसे से नकली नोटों का जखीरा बरामद किया है। दरअसल नकली नोटों का ये जखीरा मस्जिद के इमाम के कमरे से मिला है। एक बैग में 500 के करीब 20 लाख नकली नोट बरामद हुए। इसके साथ ही मशीन जो नोट छापती है वो भी मिली है। मदरसे में जिस कमरे से नकली नोट की गड्डियां बरामद हुई हैं वो मस्जिद के इमाम जुबैर अंसारी की है।
पुलिस अब छापेमारी करने जब पहुंची और इन सारी चीजों को, नकली नोटों को देखा, मशीन को देखा तो हैरान रह गई। कमरे में एक बैग मिला, बैग को जब खोला तो उसमें करीब 20 लाख रुपए के नकली नोट थे। इस दौरान नोटों की छपाई वाली एक मशीन भी बरामद हुई। शातिर इमाम देश के कई राज्यों में नकली नोटों को खपाता था। इस दौरान पुलिस को कई अहम दस्तावेज भी यहां से मिले हैं। पुलिस के मुताबिक फर्जी करेंसी का कनेक्शन महाराष्ट्र से जुड़ा है। महाराष्ट्र के मालेगांव पुलिस ने मस्जिद के इमाम जुबैर अंसारी को उनके एक साथी के साथ 10 लाख रुपए के नकली नोट खपाते हुए महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया था। जुबैर मदरसे के मकान में ही रह रहा था। मालेगांव में जब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की तो उससे पूछताछ में खंडवा कनेक्शन सामने आया। जब पुलिस खंडवा पहुंची तो उसके कमरे से करीब 20 लाख रुपए की फेक करेंसी मिली। कौन से मदरसे में इमाम का काम करता था, उस मदरसे को जाके चेक किया। मदरसे में मालूम पड़ा कि वो निवास भी करता है। उसके निवास को चेक किया। निवास को चेक करने पर उसके रूम से जो है लगभग अभी तक 19 लाख रुपए की 500 रुपए के नोट की 100 की गड्डी ऐसी प्राप्त हुई है। मौके पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या प्रोफाइल क्या है सर आरोपी का सर? अभी इसके संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, इसके बाद ही बता पाएंगे। अभी एक और बड़ी खबर आपके राज्य महाराष्ट्र से आ रही है। सभी सरकारी अस्पतालों के करीब 30,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल डॉक्टर संपदा मुंडे की सुसाइड केस को लेकर है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में हो, एसआईटी के द्वारा। मुंडे के परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि जब तक डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो इस हड़ताल को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों की सभी ओपीडी सेवाएं आज बंद हैं। हालांकि इमरजेंसी और एडमिट मरीजों का इलाज पहले की तरह जारी रहेगा। डॉक्टर संपदा मुंडे के आत्महत्या मामले में एक नोट सामने आया था और नोट में कथित तौर पर एक पुलिस उप निरीक्षक और उनके मकान मालिक के बेटे का नाम था, जिसके बाद डॉक्टर्स निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे। डॉक्टरों ने दो टूक कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। सेंट्रल मार्ट ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की तो बाकी सभी चिकित्सा सेवाएं भी निलंबित कर दी जाएंगी। अभी खबर आपके शहर बागपत से आ रही है। आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 3 महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देख सकते हैं कि युवक को मिलकर कई लोग पीट रहे हैं। वहीं पर कुछ महिलाएं भी पहुंचती हैं और वो भी मारपीट शुरू कर देती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।